अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 10 का टॉपिक वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। किस तरह से वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं अपने अंदर। आज के टॉपिक में हम लोग ये बात पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस ये किया था कि किस तरह से हम मैकेनिकल वेव्स में किसी बोर्ड के साथ, किसी स्ट्रॉन्ग सरफेस के साथ एक स्प्रिंग को अगर हुकअप करते हैं या बांध देते हैं और उसके बाद फिर उसको मूव करते हैं ऊपर नीचे, तो किस तरह से उसमें लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स वेव्स बन सकती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अब उसमें एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। ये बात हम लोगों को पता है कि एनर्जी वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अगर हम अपनी एग्जांपल के हिसाब से ही चलें तो जब हम लोगों ने उसको मूव करवाने के लिए खींचा, स्प्रिंग को हमने अपनी तरफ खींचा, तो आगे पीछे मूवमेंट से हमारे पास ट्विस्ट और थ्रॉट्स बन गए। एक केस में, दूसरे केस में हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बन गया। अब उस दौरान क्या हुआ कि क्योंकि हम लोगों ने अपना हाथ यूज़ किया उसको मूव करने के लिए, हमारी बॉडी में अपनी ज़ाती एनर्जी रिस्टोर है, ठीक है, जो कि हमारे मसल्स में एज ए मस्कुलर एनर्जी सेव है। जब हम लोग स्प्रिंग की मूवमेंट करवाना शुरू करते हैं या ऊपर नीचे या फिर टू एंड फ्रो, यानी आगे और पीछे मूव करवाएंगे, जिस टाइम हम स्प्रिंग को, तो हम अपने हाथ की या अपनी बॉडी की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। अब मस्कुलर एनर्जी हमारे हाथ से या हमारी बॉडी के मसल से ट्रांसफ़र होती हुई स्प्रिंग में जाएगी और स्प्रिंग से ऑपोजिट साइड, यानी कि हमारी जो स्मूथ सरफेस है या वो सरफेस जिसके साथ हम लोगों ने स्प्रिंग को बांधा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, उस तक ट्रांसफ़र करेगी। अब इसमें क्या होता है कि एनर्जी कैरियर किस चीज़ पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे। पहला, डिस्टेंस, यानी कि हमारी जो बॉडी जिससे एनर्जी निकल रही है, उस बॉडी से दूसरी बॉडी तक का स्प्रिंग का डिस्टेंस या दरमियान का डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, एनर्जी के पास होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। एक छोटा स्प्रिंग है, वो एक हार्डबोर्ड से या किसी दीवार से लगा हुआ है और दूसरी साइड से हम अपने हाथ के इस्तेमाल से उसको ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव करवा रहे हैं, तो इसमें एनर्जी किस स्पीड से ट्रांसफ़र होगी हमारे बाजू या हमारे हाथ से स्मूथ सरफेस की तरफ, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? डिस्टेंस पे। जितना बड़ा दरमियान में स्प्रिंग होगा, उतनी ही कम चांस होंगे एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के। दूसरी चीज़ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, यानी कि हम कितनी ज़्यादा स्पीडीली उसको मूव कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा उसके अंदर मूवमेंट स्प्रिंग के अंदर हो रही है। मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। हम लोगों की बुक में एक एग्जांपल गिवन है बच्चों, पॉन्ड और वेव्स की। उस एग्जांपल में अगर आप लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है कि एक पॉन्ड है जिसके अंदर एक कॉक पड़ा हुआ है। हम लोगों ने एक पत्थर फेंका उसके अंदर, तो क्या हुआ? एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। जैसे ही पत्थर पानी के अंदर गया, आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह के रिपल्स बनने लगे पानी में। अब जिस तरह से वो रिपल्स मूव करते हुए कॉर्क की तरफ जाएंगे, जब रिपल्स कॉर्क की तक पहुंचे हैं तो कॉर्क अपनी जगह से इधर उधर कहीं नहीं होगा, अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे मूव करेगा। ये एक एग्जांपल है एनर्जी ट्रांसफ़र की, कि हम लोगों ने एनर्जी से अपनी एनर्जी लगाते हुए पत्थर को फेंका पॉन्ड में, उसमें वेव्स प्रोड्यूस हुई, उन वेव्स के थ्रू हमारी लगाई हुई एनर्जी उस कॉर्क तक पहुंची और कॉर्क में मूवमेंट हुई। ये एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं। जब आप अपनी स्टार्टिंग बॉडी से एनर्जी लगाते हैं तो आपकी एंड पॉइंट तक एनर्जी थ्रू वेव्स ही पहुंचती है। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इनमें क्या रिलेशनशिप है? इस रिलेशनशिप को कहा जाता है वेव इक्वेशन। अब ये किस तरह से आपस में रिलेटेड है, ये देखते हैं। वेव हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी कॉल्ड वेव वेलोसिटी। किसी भी वेव की मूवमेंट के दौरान उसके अंदर एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होता है, जिस वेलोसिटी से वो वेव मूव करती है। अब उस वेलोसिटी को डिफाइन किस तरह से किया जाता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस वो एक स्पेसिफिक टाइम में कवर कर रही है, ये उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी से। अब हमें पता है टाइम टेकन फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी बॉडी या कोई भी वेव मूव करेगी, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक मूव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड डिनोट किया जाता है एक कैपिटल टी से। और इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, यानी कि उस दौरान
उस डिस्टेंस जो वो वेव बनेगी उस टाइम पीरियड के दौरान, वो जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको कहेंगे वेवलेंथ। तो इस वजह से हम v इज इक्वल्स टू d/t का जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को टाइम पीरियड के कैपिटल T से। तो यूं ये आपस में रिलेटेबल हैं। किस तरह से कि वेलोसिटी को डिस्टेंस और टाइम चाहिए, डिस्टेंस डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और टाइम डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ये बात भी पढ़ी थी कि जो टाइम पीरियड है यानी कि हमारा लार्ज टी है, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो उसी चीज़ का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैपिटल टी हम लोग टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उसको फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं। जिस टाइम पे हम उसको फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, यानी कि एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों को तब भी पता लग जाएगा कि उसके अंदर वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस हो रही है। आगे एक एग्जांपल हमारी बुक में गिवन है, एग्जांपल 10.2, जिसमें उन्होंने बात की है कि अ वेव मूव्स ऑफ अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हज़र्ट्ज़ एंड अ वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव। हम किस तरह से इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमें यहाँ पर दी हुई है फ्रीक्वेंसी जो कि है 4 हज़र्ट्ज़ और वेवलेंथ दी है जो कि है 0.4 मीटर। हम लोग इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा यानी वेवलेंथ। f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 हज़र्ट्ज़ लिखेंगे, देन हमारी वेवलेंथ की वैल्यू 0.4 मीटर लिखेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड्स के इक्वल। आई होप ये लेक्चर इजी होगा और समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।